Hello everyone. Today we will discuss about our English literature lesson The Making of a Scientist. ये मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट जो है ये बेस्ड है लेसन रिचार्ड एब्राइट की लाइफ पे। ये पिक्चर जो दिख रही है ये वही साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमारी बुक में दिया हुआ है, रिचार्ड एब्राइट। और यहाँ पर जो बटरफ्लाई बनी हुई है, एक्चुअली ये बटरफ्लाई क्यों बनी हुई है सोच रहे होगे, बट ये डेकोरेटिव नहीं है बच्चों, क्योंकि जो साइंटिस्ट था रिचार्ड एब्राइट, अगर वो दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन पाया तो इन बटरफ्लाइज का भी उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। और बटरफ्लाइज को लेकर जो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी थी, जो उनके लेकर वो सोचता रहता था या उनको जो रियर कर रहा था, तो उसी वजह से शायद वो आगे अपनी जो सेल की थ्योरी थी वो दे पाया था। नाउ बटरफ्लाइज हर बच्चे को पसंद होती है। बटरफ्लाइज इतनी कलरफुल होती हैं कि हर कोई उनको लाइक करता है, लेकिन जो एब्राइट था, रिचार्ड एब्राइट जो था, उसने क्या ऐसा किया, क्या उसका कि एक बटरफ्लाइज का जो उसका हॉबी थी, उसको पालने का जो शौक़ था, उसकी वजह से वो इतना हाईएस्ट प्लेस जो है साइंस के फील्ड में कमा पाया। लेट अस सी। बट लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ पिक्चर्स आपको दिखानी है जो कि लेसन से रिलेटेड ही है। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होगा, साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप भी साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि एक जो लाइफ सर्कल होता है, लाइफ साइकिल जो होता है बटरफ्लाई का, किस तरीके से होगा। सबसे पहले एग है हमारे पास, उसके बाद कैटरपिलर है, उसके बाद प्यूपा होता है और लास्ट में अडल्ट जो बटरफ्लाई है वो बन जाती है। देन फिर वो एग ले करती है। तो ये है उसका लाइफ सर्कल, इस तरीके से उसकी लाइफ चलती है। ये चीज़ें हम अभी देख रहे हैं क्योंकि लेसन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली समझ पाए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है रियल में एक्चुअली जो प्लांट्स के साथ या किस तरीके से क्या होता है। ये देखो, ये एग है, उसके बाद ये प्यूपा है, देन उसके बाद ये एग है, उसके बाद ये आपका प्यूपा है, और उसके बाद ये थर्ड स्टेज आ जाता है, उसके बाद ये अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। ये सारी पिक्चर्स रिलेटेड ही हैं। कीप ऑल दिस पिक्चर्स इन योर माइंड। नेक्स्ट, ये जो एक बटरफ्लाई बनी हुई है बेटा, ये वाली चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है, ये जो बटरफ्लाई है, ये एक हर एक्चुअली हम जब डिटेल में नहीं जाते तो हमें सारी एक जैसी दिखती है, लेकिन ये बटरफ्लाई जो होती है इनकी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं। और ये जो है इसका नाम है मोनार्क। ये मोनार्क जो है बटरफ्लाई, इस मोनार्क बटरफ्लाई की वजह से एब्राइट जो था उसकी लाइफ, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेट अस सी आगे क्या है हमारे पास। ये एक बुक है बेटा जिसका एग्जैक्टली आपका ये फर्स्ट पेज लिया हुआ है, उसी बुक का जिसने कि एब्राइट की लाइफ को चेंज कर दिया था। ये एक बुक का पेज है, फ्रंट पेज, कवर पेज जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये बुक पब्लिश हुई, और ये जो बुक पब्लिश होती है तो इसका जो राइटर था उसने बुक जो थी मोनार्क के बारे में थी। ऑब्वियसली आपको लेसन से इसके नाम से ही पता चल रहा है, बुक के नाम से, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और जब मोनार्क एक्स की बात हो रही है तो आप क्या कर रहे हो कि उसके ट्रैवल कहाँ तक करती है, मतलब कितनी दूर तक उड़ के जाती है, ये पता लगाने की सोची इसके राइटर ने। और साथ में क्या किया कि टैगिंग के लिए बोल दिया, जो रीडर्स थे उनको रिक्वेस्ट किया कि इस मोनार्क को टैग किया जाए। ये देखो, ये जैसे ये टैग लगा हुआ है तो इसके विंग्स के ऊपर टैग लगाना होता था और बाकी छोड़ देना था। तो जब ये टैग जिसको भी मिले वो इस टैग को चेंज कर देता, और इस तरीके से जो राइटर था बुक का वो देखना चाहता था कि इसकी ट्रैवलिंग जो है कितनी दूर तक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट दिस लेसन इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर में मैक्सिमम स्टोरीज होती हैं, लेकिन एक आध जो लेसन हमारा साइंस से रिलेटेड आ जाता है वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब अगर हम एज अ पिक्चर्स के थ्रू या इस तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो हम उन चीज़ों को होपफुली नहीं भूलेंगे। दैट्स वाई ये लेसन मैंने सबसे पहले आपको टीच करने की सोची और इस वे में कर रहे हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों। लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसको जो लिखा है ये रॉबर्ट पीटरसन ने लिखा है। ये स्टोरी जो है ये हमें बताती है रिचार्ड एच एब्राइट के बारे में, जो कि यंग और ब्राइट
साइंटिस्ट था। ही ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। तो यहाँ पर उसका जो था बर्थ हुआ था, यहाँ पर वो ग्रो हुआ था, मतलब उसका बचपन यहीं पर बीता था। एट द एज ऑफ 25 ही एक्साइटेड द साइंटिस्ट वर्ल्ड विद द थ्योरी ऑफ सेल। तो जो एब्राइट हैं, रिचार्ड एब्राइट जो है, उनका नाम अगर किसी स्टोरी के लिए जाना जाता है या किसी थ्योरी के लिए उनको वर्ल्ड में फेमस जिसने किया उनको, वो थी थ्योरी ऑफ सेल। और जब उन्होंने ये थ्योरी ऑफ सेल दी तो उस टाइम पर उनकी एज थी 24 की। एज ए चाइल्ड ही कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। और बचपन से उनको जो है ना चीज़ें कलेक्ट करने का काफ़ी शौक था। वो रॉक्स, फॉसिल्स को और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉइन्स को कलेक्ट करते रहते थे। ये उनका बचपन से कलेक्टिंग का जो था उनको हॉबी थी। नेक्स्ट हुआ उनकी मदर का क्या रोल था। एक्चुअली ये लेसन के बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो मैक्स पूरे लेसन को कवर करते हैं और जो अनवांटेड डिस्क्रिप्शन है उनको हटाते हुए तो उस वे में लिखा हुआ है। तो इनकी मदर जो थी, जब ये बहुत छोटे थे तो इनके फादर की जो है डेथ हो जाती है। और फादर की डेथ होने के बाद इनकी मदर ने इनको कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, क्या पार्ट रहा, देखते हैं। अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स इन मेकिंग हिम एज अ साइंटिस्ट। क्या था कि इसकी मदर जो थी, इनका बहुत बड़ा रोल था इनको साइंटिस्ट बनाने में। इनकी मदर लेसन में बताती है कि इनके फादर की डेथ के बाद जो थे ये एब्राइट और इनकी मदर अकेले थे। एब्राइट का कोई फ्रेंड नहीं था। तो इनकी मदर जब भी ये लड़का बोर हो रहा होता तो इनकी मदर जो थी इनको बहुत सारा वर्क करने के लिए देती थी, लेकिन वो वर्क जो था वो फिजिकल नहीं होता था, वो मेंटल ग्रोथ के लिए या मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क होता था। सेकंड, सारा का सारा टाइम उसने अपने सन को ही डिवोट किया अपना। और उसके बाद बोलते हैं ऑलवेज इनकरेज हिम एंड डेवलप हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी, डेवलप करती थी। टुक हिम ऑन ट्रिप्स, अलग अलग जगह वैरायटी ऑफ थिंग्स और वैरायटी ऑफ प्लेसेस दिखाए इसको। और इसके अलावा उसको साइंटिफिक जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा और माउंटेनिंग मटेरियल आदि भी उसने प्रोवाइड करवाए उसको। उसके बाद बोलती हैं इसकी मदर ने इसको पढ़ने के लिए एक बुक दी। बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो मोनार्क एक्स जिस बुक का हमने कवर पेज देखा था अभी, वो बुक इसकी मदर ने एब्राइट को पढ़ने के लिए दी। और ये जो बुक थी विच ओपन्ड अ न्यू वर्ल्ड फॉर हिम, तो उसके लिए एक नई दुनिया सी बना दी थी, एक नया वर्ल्ड सा स्टार्ट कर दिया था एब्राइट के लिए इस बुक ने। लेट अस सी नेक्स्ट। ये मदर के रोल की बात हो रही है आगे भी। द रोल ऑफ हिज मदर, ही वॉज हर वोल लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी और कोई उनका जो है बच्चा नहीं था। ही वॉज द ओनली सन, दैट्स वाई उसकी मदर की लाइफ बन गया था वो उसके फादर के बाद। और उसकी अकेली कंपेनियन थी। मदर के लिए एब्राइट सब कुछ था और एब्राइट के पास कोई कंपेनियन था ही नहीं। तो क्या था, वो अपनी मदर को ही अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था। She would find work for him that will make him learn new things if does not have any some day। तो अगर कुछ करने के लिए नहीं होता तो उसको कुछ काम देती, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया। लेकिन वो काम जो होता था फिजिकल ना होके मेंटल एक्टिविटी होता था। ही लाइक इट एंड वांटेड टू लर्न टू। और एब्राइट जो था उसको भी ये चीज़ें पसंद थी। वो बार बार जो एक्टिविटी दी जाती या मदर उसको जो भी प्रोवाइड करवाती, जैसे वो बुक दी थी उसकी मदर ने द ट्रैवल ऑफ मोनार्क्स, तो उसने बड़े इंटरेस्ट के साथ ही उसको पढ़ा। तो इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ता रहा और इसकी लाइफ ग्रो करती रही। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब क्या टैलेंट थे एब्राइट का, जब कैरेक्टर लिखोगे तो उसकी लाइफ में कौन से टैलेंट थे, क्या उसका सबसे पहले गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड he had collected all the 25 species of butterflies found around his hometown in 6 weeks। तो देखो हमने पढ़ा कि वो रॉक्स को, फॉसिल रॉक्स को कलेक्ट करता था, क्वाइंस को कलेक्ट करता था। तो चीज़ों को कलेक्ट करना ना उसकी हॉबी थी। इसके अलावा अब इसने क्या किया, जब ये सेकंड ग्रेड तक पहुंचा है, सेकंड क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन उस टाइम तक उसने
25 स्पीसीज को कलेक्ट कर रखा था। बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज ऑलरेडी उसके पास कलेक्टेड थी। तो ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड। कुछ मदर उसको प्रोवाइड करवा रही है ऐसी एक्टिविटी या इस तरह का मटेरियल कि वो आगे बढ़े, कुछ उसकी अपनी क्यूरियोसिटी जो थी वो भी थी। नेक्स्ट है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो बुक थी वो। द बुक इज अबाउट हाउ बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। तो किस तरीके से माइग्रेशन जो होता है बटरफ्लाइज का वो किस तरीके से है, मतलब एक बटरफ्लाई कितने किलोमीटर तक और कहाँ तक ट्रैवल करती है, ये था। इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक आर्कहार्ट। ये उस राइटर का नाम है जिसने बुक लिखी थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, ठीक है, उनकी लिखी हुई बुक थी। रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। जो हमने टैग देखा था बटरफ्लाई के ऊपर लगाया हुआ, तो रीडर्स को रिक्वेस्ट की गई थी इन द लास्ट कि बटरफ्लाई जहाँ भी उनको मिले उसके जो विंग्स हैं उस पर एक टैग लगा दिया जाए। ही आल्सो आस्क्ड रीडर टू टैग देम फॉर रिसर्च। उसने अपने रीडर्स को ये भी बोला था कि इनको टैग कर कर वापस भेजा जाए। दिस बुक ओपनड वर्ल्ड ऑफ साइंस टू दिस यंग कलेक्टर। और जो यंग कलेक्टर यानी कि जो एब्राइट था उसके लिए तो एक साइंस का पूरा वर्ल्ड जो था ओपन हो गया था। तो हाउ कैन ए बुक चेंज आवर लाइफ, यू कैन सी हियर। अब एज ए रीडर वो बुक जो थी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चों के पास गई होगी, लेकिन जितने सीरियसली और जितने इंटरेस्ट के साथ एब्राइट ने इस बुक को लिया, जितना इंटरेस्ट के साथ एब्राइट ने इस बुक में पार्टिसिपेट किया, शायद और किसी ने किया हुआ। सबसे पहले उसने क्या किया, जो बहुत सारी उसको मोनार्क जो थी वो दिखती थी, लेकिन सारों को पकड़ना पॉसिबल नहीं था। 6 वीक का टाइम जो था उसमें दिया हुआ था, तो इम्पॉसिबल के अराउंड काम था। देन उसको आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने बेसमेंट में, अपने घर के जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर इन बटरफ्लाइज को रियर करे, पालना क्यों ना स्टार्ट कर दे। देन ही स्टार्टेड रेजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। तो अपने घर के बेसमेंट में उसने उनको रेज करना स्टार्ट कर दिया। उसने एग से और बटरफ्लाइज को जो है रियर करना, पालना स्टार्ट कर दिया। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज दैम। लाइफ साइकिल आपने देखा था, तो सबसे पहले उसने यही सोचा कि फीमेल मोनार्क को पकड़ेगा, देन उसके एग होंगे, देन उनको पालेगा। बट एज ही डिडेंट गेट मच फीडबैक ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन इट। तो अब उसने मोनार्क को पाल भी लिया, उसके पास एग थे और वो उनको फ्लाई करने भी देता था जब बड़ी हो जाती, लेकिन फीडबैक नहीं मिलता था, क्योंकि मोनार्क को वही चीज़ जो अभी बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, तो टैगिंग का जो प्रोसेस था लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई उसके पास फीडबैक नहीं आया और वो बोर हो गया, तो उसने अपने इस प्रोजेक्ट को वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट है, ये वही वाले आगे बेटा, सॉरी, एक्सपीरियंस इन द साइंस फेयर। तो जब ये 7th ग्रेड में हुआ था, साइंस फेयर हुआ इनके जो सिटी थी वहाँ पर, उसने पार्टिसिपेट भी किया। ही पार्टिसिपेटेड इन द साइंस फेयर एंड लॉस्ट। स्टार्टिंग सबकी ऐसे ही होती है, बिना गिरे कोई नहीं आगे बढ़ता। तो एब्राइट जो था उसको भी अपनी जो साइंस फेयर था उसमें लॉस्ट ही करना पड़ा, यानी कि कोई प्राइज उसको नहीं मिला। हेयर ही गेट्स अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। लेकिन वहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या हुआ, जब आप कंपटीशन फेस करते हो, जब आप देखते हो कि दूसरे किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो विनर ने काम किया था वो किस तरीके से था, तो उसको पता चला कि आखिर साइंस है क्या रियली में। ही लर्न्स दैट साइंस इज नॉट अ नीट डिस्प्ले ऑफ समथिंग बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट। उसको पता चला कि अगर सिर्फ किसी चीज़ को दिखा देना ही साइंस नहीं होता, मतलब नोटबुक के अंदर अगर कुछ लिख रहे हो नीटली आपने काम किया हुआ है, या फिर सिर्फ आप कुछ ड्रा कर लेते हो, या सिर्फ चीज़ों को दिखाना साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। ही हैड जस्ट शॉन स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। उसका जो 7th ग्रेड का जो प्रोजेक्ट था वो फ्रॉग टिश्यू को उसने शो किया था, स्लाइड को, बस इतना सा उसका प्रोजेक्ट था। दैट्स वाई उसको कोई प्राइज नहीं मिला, वो फेल हो गया इस बार। फर्दर अचीवमेंट, उसके बाद क्या हुआ, ही रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट। डॉक्टर आर्कहार्ट कौन थे, वही साइंटिस्ट जो कि बुक लिख रहे थे, जिन्होंने कि बुक लिखा था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स।
तो उन्होंने उनको एक लेटर लिखा और उसके बाद उनसे आइडिया मांगा कि क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए. ही kept on working on them throughout his high school, which led him to many prizes, project and on national and international levels. तो ये बोलता है कि उसने क्या किया स्कूल में, ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑन देम, जो आइडियाज उसको मिले उन पे वर्क करता रहा, और स्कूल लाइफ में नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे प्राइजेज जो है उसको मिले. इन डिटेल वी विल सी इन आवर बुक दैट सेकेंड टाइम जो उसने पार्टिसिपेट किया था उसमें उसका एक प्राइज़ निकलता है, थर्ड आई थिंक, और उसके बाद फिर है वो फर्स्ट काउंटी फेयर में फर्स्ट तक पहुंच जाता है. इन 8th क्लास ही फाउंड आउट द कोज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स. ही रेज्ड दैम इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो अब जो था उसका जो रियरिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था मोनार्क को, तो उसने देखा कि एक बड़ी ही वायरल डिजीज आ गई है, कि जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, इसी तरह की जो वायरस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो आ गई है. और मोनार्क जो बटरफ्लाई थी उसके सारे के सारे कैटरपिलर्स को उसने ख़त्म कर दिया था. तो ये उसने ऑब्जर्व किया. और क्या एक और चीज़ उसने नोटिस की कि जब उसने उन मोनार्क कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में रेज किया था, जब वहाँ बीटल्स भी थे तो ये प्रॉब्लम आई थी. तो वहाँ पर उसको कुछ आइडिया मिला कि कुछ ना कुछ तो इन दोनों चीज़ों में रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो ये सिमिलरिटी दिखा रहे हैं. अब एक और बटरफ्लाई होती है वाइसराय बटरफ्लाई. वाइसराय बटरफ्लाई जो होती है, क्या वो मोनार्क की कॉपी करती है? पहली चीज़ तो वो कॉपी करती थी, एक जैसे दिखने वाली थी, लेकिन अब उसको ये ढूंढना था कि किसी दूसरे की कॉपी एक बटरफ्लाई क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या रीज़न थे. दे आर फूड फॉर बर्ड्स. बर्ड्स का फूड थे पहली चीज़. ये वाइसराय जो थी उनको बर्ड खा जाते थे एक्चुअली, और वाइसराय जो थे उनका टेस्ट अच्छा था मोनार्क के कंपैरिजन में, क्योंकि और मोनार्क जो थे उनका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो मोनार्क को बर्ड नहीं खाते थे, वाइसराय को बर्ड खा जाते थे. दैट्स वाई वाइसराय जो हैं उनको ये मोनार्क को कॉपी करती थी. द वाइसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज दे वांट टू ट्रिक द बर्ड्स एंड सेव देमसेल्फ. तो बर्ड से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो उनके जैसे उनको कॉपी करती थी, उनके जैसी दिखती थी. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन. तो ये जो प्रोजेक्ट था उसका जूलॉजी डिवीजन में उसको फर्स्ट प्राइज इस प्रोजेक्ट के लिए मिला. नेक्स्ट है हिज थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल. और यहाँ पर एक जो बटरफ्लाई से जो शुरुआत हुई थी वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचती है देखो. ही ट्राइड टू फाइंड आउट द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. हमने जब देखा था बटरफ्लाई को तो उसके ऊपर ना 12 गोल्डन कलर के स्पॉट बने होते हैं. तो वो सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है, कि सिर्फ सजावट के लिए या सुंदर लगे इसीलिए है, या कोई और भी रीजन है. तो स्टार्टिंग में उसने भी अज्यूम किया कि हाँ ये सिर्फ ऑर्नामेंटल ही हैं. But later Albright along with his fellow students showed that the sport were producing a hormone necessary for their full development. लेकिन बाद में एब्राइट ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये बताया कि ये जो स्पोर्ट्स थे ये एक्चुअली हार्मोन प्रोड्यूस करते थे जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे. इट गेव हिम एंट्री इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और इस बार अलग ही जो था उसका अचीवमेंट था, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसको एंट्री मिल गई इस वजह से. फर्दर अचीवमेंट क्या था? इन हिज सीनियर ईयर ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the golden spot. आगे फिर उसने क्या किया, जब सीनियर क्लासेज में था, सीनियर ईयर में वो पहुंच गया था कि मोनार्क जो है उसके विंग्स का मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसको शो किया, उसके कल्चर को शो किया, मतलब किस तरीके से काम करते हैं ये दिखाया. सेल में डिवीजन कैसे होता है, एक सेल से दूसरी सेल कैसे बन गई, वो हार्मोन्स जो थे
उनका क्या रोल था, और हार्मोन की वजह से जो गोल्ड स्पॉट थे उसकी वजह से वो कैसे फुली डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने दिखाई। और अगेन फिर जूलॉजी की ओर से वो इंटरनेशनल फेयर जो है जीत जाता है। तो एक जो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई थी मोनार्क एंड जो बटरफ्लाई कलेक्शन से, वो उसको बड़े बड़े जो अचीवमेंट थे, जो प्राइजेस थे, वो दिलवा रही थी। अब एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स, ही स्टडीड द फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन इन द एक्सरे। तो एक अब उसने क्या किया कि जो हार्मोन्स थे, जो मोनार्क के हार्मोन थे, जो गोल्डन स्पॉट थे जिनमें से हार्मोन निकल रहे थे, उनको एक्सरे के जो एक्सरे फोटो निकाले, उनका एक्सरे किया और उसके बाद उसको स्टडी किया। दिस फोटो सोल्ड हिज डाउट ऑन डीएनए। तो जब उसने एक्सरे में देखा तो उनका जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो डीएनए था, वो उसके सामने बिल्कुल क्लियर था। ही डिटरमाइंडेड दैट डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और फिर उसने फाइनली डिटरमाइंड किया, फाइनली उसका कंक्लूजन निकला कि डीएनए जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। बहुत बड़ी चीज़ थी। आज के टाइम में हमारे बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक छोटा एक मोनार्क से स्टार्ट करके और डीएनए तक पहुंचने का जो ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा जो इसका जर्नी थी, फाइनली कंक्लूजन तक पहुंच रही है। सो डीएनए वाज इस्टेब्लिश टू बी द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर लाइफ। अब यहाँ पर एक टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखोगे कि ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ डीएनए को क्यों बोला जाता है। ठीक है, यहीं पर इसी स्लाइड में इसका आंसर भी है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। नेक्स्ट है, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिसने कि रिचर्ड अब्राइट को साइंटिस्ट बनाया। तो सबसे पहले रिचर्ड अब्राइट बिकम ए साइंटिस्ट बिकॉज ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड। एक तो चीज़ों को जानना चाहता था, चीज़ों को देखना, सोचना, समझना और जानना उसका नेचर था, और दूसरी ओर उसका माइंड ब्राइट था। सेकंड है, उसने बटरफ्लाई से स्टार्ट कर दी थी, और जो बटरफ्लाई की जो कलेक्शन था उसको लाइफ ऑफ थ्योरी ऑफ सेल तक ले गई। ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, और इंटरेस्ट लिया उसने एक्टिविटी में। तो अब्राइट का नेचर, जब आप कैरेक्टर लिखोगे तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे हम। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आप भी जाना चाहते हो इस फील्ड में, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अब्राइट का जो करैक्टर है, अब्राइट की जो लाइफ है, उससे क्या सीखते हैं। सबसे पहले क्यूरियस होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, और हार्ड वर्किंग नेचर होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस। बैड सेंस और गुड सेंस से क्या मतलब है कि जब बैड सेंस की है तो आप सामने वाले को आगे बढ़ने से खुश नहीं होते। सीखना अच्छी चीज़ है, कोई आगे बढ़ रहा है, हम उसके जैसे बनने की कोशिश करें, दैट इज़ गुड फॉर बोथ। लेकिन अगर उसको ही बैड सेंस मिले तो दूसरे को नुकसान पहुंचाना। ही वॉज नॉट कम्पिटिटिव इन बैड सेंस, ही हैड अ विल टू विन, जीतना चाहता था। और ही वॉज इंटेलिजेंट, वर्क फॉर द राइट रीजन, अच्छे काम के लिए, और हार्ड वर्क उसने किया, अपने इंटेलिजेंसी को, अपने जो उसके अंदर टैलेंट था उसको गुड रीजन के लिए यूज किया। ही डिडंट रन आफ्टर प्राइजेज, उसको प्राइजेज नहीं चाहिए थे, वो नॉलेज के पीछे भाग रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी साइंटिस्ट का, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से रिलेटेड। स्टोरी समझ में आई होगी। एक बार क्विकली बता देती हूँ। एक लड़का जिसके कि फादर की डेथ हो जाती है, ब्राइट है, मदर के साथ रहता है। मदर ने उसको इनकरेज किया, बुक दी, बहुत सारी चीज़ें और प्रोवाइड की। अब फाइनली एक मोनार्क के कलेक्शन से जो उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, वो जो सेल की थ्योरी है वहाँ पर आकर स्टॉप हो जाती है। होपफुली लेसन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और I just want to see how many of you are able to tell the answer. Thank you and goodbye.